गुड इवनिंग साथियों। आज एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, स्पेशली महिलाओं में। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं और आसानी से उनमें फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है। कई बार तो बहुत हल्की चोट से भी फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे कि ये कलाई की हड्डी है या कूल्हे की हड्डी है, जो स्पाइन है उसमें हो सकता है, या जांघ की हड्डी जो फीमर का नेक है, ये सब फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन हो जाता है इस ऑस्टियोपोरोसिस में। तो इसी के कारण इलाज उपाय कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है, ये सब लोग जानने वाले हैं। इस ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें इंडिया में तो महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती है, और महिलाओं में ऐसा देखा गया है कि लगभग 25-30% महिलाओं को होता है, और कुछ कुछ जगह तो ऐसा स्टडीज़ बोलती हैं कि अप टू 50% तक की महिलाओं में हो सकता है। मतलब 50% महिलाओं में हो सकता है, मतलब 2 में से 1 महिला को हो सकता है, इतना कॉमन है। और पुरुषों में रिलेटिवली कम होता है, फिर भी 60 साल के बाद पुरुषों में भी ये लगभग 25% तक लोगों में हो सकता है। इसको हम लोग साइलेंट डिजीज बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें कोई खास लक्षण नहीं आते। जब किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, फिर जांच कराया, उनके शरीर की पूरी जांच हुई, इवैल्यूएशन हुआ, तो पता चला कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया था। तो अब ये ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है, आप ऐसा समझें कि आपकी जो बोन है एज के साथ साथ वो कमज़ोर हो जाए, उस ज़्यादा पोरस हो जाए। पोर मतलब कि छेद हो जाए, ऑस्टियो मतलब हड्डी, तो हड्डी के अंदर छेद हो जाना। वैसे ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे जब एडल्ट रहते, एज कम रहती, जैसे 25 से 30 साल के बीच से सबसे ज़्यादा बोन की डेंसिटी रहती है, उसके बाद फिर बोन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। उसमें हम लोग मेडिकल टर्म यूज करते हैं कि उसमें जो बोन रिजॉर्प्शन वाले सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो बोन को कमज़ोर करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और बोन फार्मिंग जो सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जिनको बोला जाता है, वो धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। तो ये जो दो मेडिकल बातें हैं, जो मेडिकल टर्म है, आप लोग जाने कि एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन बनाता है, और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन को रिजॉर्ब करता है, उसको ख़त्म करता है या उसको कमज़ोर कर सकता है। ये प्रोसेस बेसिकली चलती रहती है, नॉर्मल बोन में ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब ये सारा माजरा इसके बैलेंस को लेके है। जब एज बढ़ने लगती है 30 साल के बाद, तो जो ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन बनाने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, और जो बोन गलाने की प्रक्रिया बोल सकते हो, या बोन में छेद होने की प्रक्रिया, वो बढ़ जाती है। इस कारण से ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मतलब ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बहुत धीरे धीरे होती है। कुछ लोगों में कुछ वजहों से, स्पेशली महिलाओं में, ये प्रोसेस तेज हो सकती है। उस कंडीशन में फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, स्पेशली अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो, या महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे कि मेनोपॉज के बाद कम हो जाता है, या तो कुछ बीमारियां हो सकती हैं, या कुछ दवाइयां हो सकती हैं। तो आप ये समझें कि ये जो बोन बनाने की प्रक्रिया है या हड्डी को मजबूत रखने का जो काम है, ये ऑस्टियोब्लास्ट करता है, जिसको कैल्शियम चाहिए, फास्फेट चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन इसके ऊपर ऐड करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारी चीज़ें मिलके बोन को मजबूत बनाए रखते हैं। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो फिर धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे ये ऑस्टियोपोरोसिस अफेक्ट करता है, या कैसे ये बनता है, या कैसे ये होता है। कारण की बात करें तो महिलाओं में जैसे ही मेनोपॉज आता है, महीना बंद हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोन की हेल्थ के लिए, बोन की डेंसिटी के लिए, बोन अच्छी मजबूत स्ट्रांग रहे। मतलब ऑस्टियो जो ब्लास्ट होता है बनाने वाला सेल से, उसकी एक्टिविटी के लिए चाहिए। तो महिलाओं में इसलिए बीमारी 45-50 साल के बाद बहुत तेज़ी से होती है। इसके अलावा एज का असर होता है, जितनी एज ज़्यादा होती जाएगी उतना चांसेस रहेगा। इसके अलावा एक इसमें फैमिली हिस्ट्री भी रहती है, ऐसे लोगों में जिनके मदर फादर या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के ऑस्टियोपोरोसिस रहती है, उसमें ज़्यादा समस्या आती है। ऐसे लोग जो खाने में जिनको कम कैल्शियम मिल रहा है, या विटामिन डी की कमी है शरीर में, तो उन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होती है। मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी कमज़ोर होने के मैं कारण बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई कम प्रोटीन खाता है तब हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन भी बोन के बनने में सहायक होता है, क्योंकि प्रोटीन से लगभग शरीर के सारे आर्गन बनते हैं। ऐसे ही एक और कारण होता है सीडेंटरी लाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोन की हेल्थ बनी रहे या बोन ग्रो करे, उसमें कैल्शियम फास्फेट का डिपोजिशन हो,
इसके लिए आपकी बोन पे प्रेशर चाहिए होता है, वो काम करते रहना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग जो एक्टिव रहते हैं, कुछ खेलते रहते हैं या कोई फिजिकल वर्क करते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत रहती है, स्ट्रांग रहती है। पर ऐसे लोग जो बिल्कुल भी काम नहीं करते, उनकी बोन पे या जॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ता, उन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और हड्डी कमज़ोर होने या ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म, मतलब थायराइड बढ़ा हो, थायराइड हार्मोन बढ़ा हो, या हाइपर पैराथायराइडिज्म बोलते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन बढ़ा हो। इसके अलावा पेट के अंदर या आंत के अंदर बीमारियां जिनमें कैल्शियम इब्जार भी ना होने पाए, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है या मालिबजास सिंड्रोम, दूसरे भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने पेट की या आंत की सर्जरी कराई है, सीलियक डिजीज हो सकता है, और भी इस तरह की आंत की समस्याएं हो सकती है। किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इन सब से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस का एक और कारण है दवाइयाँ, स्पेशली स्टेरॉइड दवाई। अब बहुत तरह की ऑटोइम्यून बीमारियाँ शरीर में होती है, उनमें स्टेरॉइड की दवा दी जाती है, तो उससे फिर ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ते हैं अगर ये दवा 3-4 महीने से ज़्यादा चल जाए। या थायराइड की दवा है, ओवरडोज में कोई ले रहा है। बहुत सी एंटी कैंसर दवाइयाँ, जो कैंसर की कीमोथेरेपी दवाइयाँ चलती है, मिर्गी की दवाइयाँ हैं। और दो और इम्पॉर्टेंट कारण है, एक है स्मोकिंग और एल्कोहल। तो इतने तरह के ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हैं। पर महिलाओं में मेन कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन का कम हो जाना, और पुरुषों में मेन कारण हो सकता है कि जैसे कि एल्कोहल है, स्मोकिंग है, या फिजिकली एक्टिव ना होना है, कोई बीमारी। बहरहाल ये तो हमने कारण देख लिया कि ये सब कारण होते हैं। तो अगर इससे बचना है तो इन्हीं कारणों को फिर हमें ख़त्म करना पड़ेगा। लक्षण की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह की साइलेंट डिजीज है। ये तब तक नहीं पता चलती जब तक किसी का कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए, मतलब कि कहीं स्लिप होकर गिर गए तो यहाँ कूल्हे की हड्डी, कमर की हड्डी, या स्पाइन में, या इधर रिस्ट में फ्रैक्चर ना हो जाए, या रिब्स में। इन सब हड्डियों में जब फ्रैक्चर हो जाता है तब पता चलता है, उसके पहले तक लोगों को पता ही नहीं रहता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है बुजुर्गों में। कुछ जो लक्षण देखे जा सकते हैं, एक तो बैक पेन रहना, क्योंकि जो वर्टिब्रा है वो कोलैप्स होती है तो उससे दर्द हो सकता है। हाइट कम हो सकती है वर्टिब्रल के कोलैप्स होने से। इसके अलावा दांत का झड़ना, या हाथ के अंदर जो ग्रिप है वो कमज़ोर हो सकती है, कोई हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस तरह के कुछ लक्षण हो सकते हैं। बहरहाल लक्षण नहीं आते हैं, फ्रैक्चर होता है, उसके बाद जांच कराने में पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसलिए खतरनाक बीमारी है। 60-65 साल के बाद सबको अपने हड्डी कमज़ोर है कि नहीं, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना रहता है। अब अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसकी जांच के लिए हमें एक BMD स्कैन बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी देखते हैं, मतलब हड्डी कितनी मजबूत है, उसमें कैल्शियम फास्फेट या दूसरे मिनरल कितने हैं, इसके लिए हम लोग बोलते हैं डेक्सा स्कैन। एक डेक्सा स्कैन एक तरीके का ये एक्सरे की जांच है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो हेल्दी व्यक्ति है उससे स्कैन को, जो एक्सरे का रिजल्ट है उससे कंपेयर करके रिजल्ट आता है। टी स्कोरिंग करी जाती है और एक जेड स्कोरिंग भी होती है। नॉर्मली टी स्कोरिंग करी जाती है। जो आपको ये डेक्सा स्कैन मिलेगा उसमें एक्सरे जैसी एक फिल्म बनी रहेगी, साथ में कुछ चार्ट वगैरह रहेगा, जिसमें आपको नॉर्मल टी स्कोर दिया रहेगा कि इतना नॉर्मल होता है। जैसे टी स्कोर की बात करें, नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल -1, 0, 1, 2, 3 तक ये सब नॉर्मल रेंज है। ऑस्टियोपेनिया एक कंडीशन होती है जिसमें कैल्शियम फास्फेट ये सब शरीर में कम होने लगते हैं, तो नॉर्मल से थोड़ा सा कम, मतलब वीक हो रही हड्डी, तो -1 से लेके -2.5 तक रहेगा। इस कंडीशन में कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट, प्रोटीन ये सब खाने की सलाह दी जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि ये जो आपका टी स्कोर है ये लेस देन -2.5 हो गया है, तो उस कंडीशन में फिर ऐसा समझे कि फ्रैक्चर होने की संभावना है। तो उस कंडीशन में दवाइयाँ भी चलती हैं, खाने में भी बदलाव, आपकी दिनचर्या में बदलाव, और ऐसी कोई भी काम ना करे जिससे हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। तो एक तो ये डेक्सा स्कैन हो गया, इससे पता चलता है, और दूसरा कैल्शियम है, विटामिन डी की मात्रा है, PTH की मात्रा है, कैल्सीटोनिन, इस तरह की भी जांचों से असेसमेंट किया जाता है कि क्या कारण हो सकता है। और एक फ्रॉक्स टूल करके आता है फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट के लिए, एक ये क्वेश्चनरी बेस्ड फॉर्म होता है, उससे ये देखा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को फ्रैक्चर होने की क्या संभावना है। तो ये फ्रॉक्स से जो क्वेश्चनरी है इससे भी एक असेसमेंट किया जा सकता है, पर ज़्यादातर बार डेक्सा स्कैन कराया जाता है। अब हम लोग ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट आप ये समझें कि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि एक तो बोन के अंदर सेल होती है ऑस्टियोब्लास्ट, और एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट। तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि जो ब्लास्ट वाली सेल है, जो नई बोन बनाती है, उसकी एक्टिविटी को हमें बढ़ाना है और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्शन को कम करना है। तो हमारी जो एलोपैथिक की दवाइयाँ होती हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट पे काम करती है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्शन को अगर कम कर दिया जाए
तो ऑस्टियोक्लास्ट ही हड्डी को खोखला करता है, तो वो रुक जाएगा। और ऑस्टियोब्लास्ट जो बनाने वाली सेल्स है बेसिकली, उसके लिए कैल्शियम चाहिए, फास्फेट चाहिए, उसके लिए कॉपर चाहिए, प्रोटीन चाहिए और भी मिनरल चाहिए, वो सब फिर खाने से प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके 3 हो सकते हैं इलाज के ऑप्शन, एक तो खाना है, दूसरा आपकी दिनचर्या में बदलाव है और तीसरा है दवाइयाँ हैं। तो खाने की बात करें तो ऐसे आपको खाने हैं जिसमें विटामिन डी हो अच्छी मात्रा में। विटामिन डी हालांकि खाने में कम होता है, आपको सन से ही लेना पड़ेगा, धूप लेना पड़ेगा। कैल्शियम के लिए दूध सबसे अच्छा सोर्स होता है, मीट होता है, कुछ सब्जियां और अनाज में भी होता है। प्रोटीन के लिए अलग अलग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्स हो सकते हैं, और कॉपर के लिए। तो ये खाने में ये चीज़ें बढ़ानी है। दिनचर्या में ये आपको सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है कि कोई आप एक्सरसाइज करें या वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ इस तरह की चीज़ें करें कि आपकी जो बोन्स है उस पर कुछ प्रेशर आए, या कुछ वजन वगैरह उठाएं। उससे बोन्स पे जब प्रेशर आता है तो बोन फार्मेशन होता है, बोन बनने लगती है, हड्डी बनने लगती है। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल की मैं बात कर रहा था वो बोन बनाने लगती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोज़ कम से कम 20 से 25-30 मिनट कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करें, हल्की फुल्की करें, क्योंकि एज ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हैवी तो एक्सरसाइज नहीं करी जा सकती। तो घूमने टहलने इस तरह की चीज़ें करी जा सकती है, योगा, मेडिटेशन, ये सब। इसके अलावा अल्कोहल को बंद करना है, स्मोकिंग बंद करना है, ये आपके लाइफ स्टाइल में आएगा। अब दवाइयों की बात करते हैं। जो दवाइयाँ एलोपैथी में हैं उसमें तो कैल्शियम सप्लीमेंट है, विटामिन डी का सप्लीमेंट है, कॉपर्स रहेगा, ये सारी चीज़ रहेंगी। लेकिन जो मेन दवा हम लोग देते हैं वो होता है बिसफास्फोनेट। अब ये बिसफास्फोनेट मेडिसिन हो गई, ये एक ग्रुप हो गया कह सकते हैं। इसके अंदर आपने जो दवाइयाँ आती है उसमें एलेंड्रोनेट है या रिजेंड्रोनेट है, आइबेंड्रोनेट है, जोलेंड्रोनिक एसिड है। तो ये खाने की दवाई या इंजेक्शन के रूप में आता है। तो ये सब डॉक्टरी सलाह पे दिया जाता है कि आपको कितना ज़रूरत है, आपका जो टी स्कोर आया है वो कितना है, उस हिसाब से चीज़ें दी जाती हैं। तो बिसफास्फोनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई होती है ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स के लिए। और उसके बाद फिर डेक्सा स्कैन कर करके एक साल में देखा जाता है या 2 साल में कि कितना इम्प्रूवमेंट वगैरह हुआ है। महिलाओं के लिए जो एस्ट्रोजन कम हो जाता है वो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसके लिए दवाइयाँ आती हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन के काम भी पैक आते हैं, वो दिया जा सकता है, उससे इम्प्रूवमेंट मिलता है। जो पीटीएच हार्मोन होता है उसके इंजेक्शन आता है, टेरिपेराटाइड बोलते हैं हम लोग, उसको देने से कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है। और सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर दवाइयाँ आती हैं, या डेनोसुमाब करके आती हैं, और भी इस तरह की कुछ दवाइयाँ जिनको दे के ऑस्टियोपोरोसिस में फ़ायदा हो सकता है। डिपेंड करता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस लेवल का है, किस ग्रेड का है, पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं है, दूसरी क्या परेशानियाँ हैं, वो सारी चीज़ें देख के फिर ये इलाज होता है। तो मोटा मोटा आप ये समझें कि आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस में इलाज रहेगा, कुछ दवाइयाँ हैं, खाने पे ज़्यादा ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन मिले, और इसके अलावा दिनचर्या में बदलाव करना है, रिस्क असेसमेंट करते रहना है। तो ये इसका इलाज हो गया है ऑस्टियोपोरोसिस का। बचाव ऐसा कर सकते हैं कि आप एक तो फिजिकली आपको एक्टिव होना पड़ेगा, इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी आपके खाने में हो या शरीर में आ जाए, चाहे टैबलेट से लें, कैप्सूल से लें या खाने में से लें। प्रोटीन आपका खाने में अच्छा होना चाहिए। जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस कराती हैं उसको डॉक्टरी सलाह से रिव्यू कर सकते हैं, डोज कम ज़्यादा करा सकते हैं, कुछ केस में हो सकता है बंद करा सकते हैं, दूसरी दवा चल जाए। कोई स्पेशल बीमारी है जो इसको कराती है ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि लीवर, किडनी या थायराइड की बीमारी है, उस पर ध्यान देना है कि वो बीमारियां कंट्रोल में रहें। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे महिलाओं में कम होता रहता है तो उसके लिए रिप्लेसमेंट रहता है कि उसको टैबलेट कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं, तो उससे ये बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये हो गई ऑस्टियोपोरोसिस, जो बहुत कॉमन बीमारी है। हड्डी का कमज़ोर होना, हड्डी का खोखला होना, हड्डी का टूट जाना। ज़्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं कभी ना कभी उनको ये समस्या आती है कि बाथरूम में स्लिप कर गए या घर में स्लिप कर गए, सीढ़ी से स्लिप कर गए, तो उनके हाथ की या कमर की या जांघों की हड्डियाँ टूट जाती। वो इसी बीमारी का कारण होता है, क्योंकि अंदर से हड्डी खोखली होती जाती है। आपने हड्डी देखा होगा ऊपर से तो काफ़ी सॉलिड रहती है, लेकिन अंदर वो खोखली रहती है, उसके अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं, उसको हम लोग स्पंजी बोन बेसिकली बोलते हैं। वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा तेजी से होता है, तो वो अंदर से वो खोखली होती है, टूट जाती है। तो एक कॉमन समस्या है, मेडिकल समस्या। उम्मीद है मैंने ज़्यादातर बातें कवर कर दी है इस बीमारी से संबंधित। थैंक यू।